इस कहानी में जितने भी दृश्य दिखाए गए हैं वो सब काल्पनिक है, जिनका असल जिंदगी से कोई लेना देना नहीं है। कृपया इन्हें मनोरंजन तक ही सीमित रखें। इस दृश्य में प्रयोग किए गए डायलॉग सिर्फ कहानी की मांग को देखकर लिखे गए हैं, किसी को ठेस पहुंचने के उद्देश्य से नहीं। 26 मुझे बहुत दर्द हो रहा है। रात के तकरीबन 1 बजे। नाइट 4X क्लब। अग्नि अपनी शर्ट के बटन बंद कर रहा था और उसके सामने बेड पर एक लड़की लेटी हुई थी जो बड़ी ही सेडिक्टिव नजरों से उसे देख रही थी। वो लड़की अपनी जगह से उठकर अग्नि के पास आए और उसके कंधे पर अपना हाथ रखकर उसके चेहरे को अपनी उंगलियों से छूते हुए बोली, जस्ट लव इट, यू आर अमेजिंग, कैन वी हैव इट अगेन। अग्नि एक्सप्रेशनलेस होकर बोला, सॉरी बेब्स बट यू आर नॉट दैट अमेजिंग। उसे लड़की ने चिढ़कर उसे देखा और बोली, यू आर इंसल्टिंग मी। अन्नी ने उसके हाथ अपने कंधे से हटाए और बोला, मैं सिर्फ सच बोल रहा हूँ, मुझे इंसल्ट फील हो रहा है तो दैट्स योर प्रॉब्लम। बोलकर वो उसे लड़की से दूर हो गया। वो लड़की दोबारा उसके पास आए और अपने दोनों हाथों से उसके चेहरे को थामकर, आई कैन इम्प्रूव माई सेल्फ। अग्नि ने टेबल पर रखा हुआ अपना वॉलेट उठाया और उसमें से कुछ पैसे निकालकर उस लड़की की तरफ बढ़ाते हुए बोला, आई डोंट गिव सेकंड चांस। बोलकर अग्नि ने दोबारा उस लड़की को खुद से हटाया और फिर रूम से बाहर निकल गया। वो लड़की बस उसे जाते देखती रह गई। अग्नि बाहर आया। वो इस वक्त काफी ज्यादा नशे में था, लेकिन नशे में भी उसके कदम बिल्कुल नहीं लड़खड़ा रहे थे। वो अपनी गाड़ी में बैठा और फिर उसकी गाड़ी राठौर मैंशन की तरफ बढ़ गई। उसके दिमाग में बार बार सांझ की बातें गूंज रही थी और इश्क का चेहरा उसकी आंखों के सामने घूम रहा था, और जब जब वो इश्क का चेहरा अपनी आंखों के सामने देखता तब तब उसकी आंखें गुस्से से लाल हो जाती। वो गुस्से से कांपते हुए बोला, डोंट गिव अ सेकंड चांस, और तुमने पहले चांस में ही सब कुछ खो दिया है। इश्क, यही नाम है ना तुम्हारा इश्क, लेकिन अब तुम रूबरू अग्नि सिंह राठौर की नफरत से होगी। अगर तुम्हें अपनी जिंदगी पर भी पछतावा नहीं करवा दिया तो मैं भी अग्नि सिंह राठौर नहीं। बोलते हुए उसने गाड़ी की स्पीड और भी ज्यादा तेज कर दी। राठौर मैंशन। रात के करीबन 10 बजे। अमायरा इश्क को अग्नि के कमरे में छोड़ने आई थी। सांझ इश्क को किसी दूसरे कमरे में भी रहने दे सकती थी, लेकिन उसने उसे अग्नि के कमरे में ही जाने के लिए बोला, क्योंकि उसे भरोसा था इश्क पर कि वो बहुत जल्दी अग्नि को और उसके गुस्से को भी अपने इश्क से शांत कर देगी। दूर रहने से उनके बीच की दूरियां कभी भी खत्म नहीं हो पाती और उनकी शादी बस नाम की रह जाती। लेकिन सांझ को इश्क पर और कहीं ना कहीं अग्नि पर भी पूरा भरोसा था कि अगर उन दोनों को थोड़ा वक्त दिया जाए तो दोनों ही एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। इश्क कमरे में आए और अमायरा के जाने के बाद उसने सबसे पहले दरवाजा बंद किया और दरवाजा बंद कर अंदर आए, लेकिन जैसे ही वो बैग के करीब आए मानो उसमें से उसकी जान ही निकल गई हो। वो जैसे एकदम बिखर गई हो। वो नीचे गिरी और उसकी आंखों से लबालब आंसू बहने लगे। अग्नि की कही एक एक बात उसके कानों में गूंज रही थी और उसके आंसू और भी ज्यादा तेजी से बढ़ते जा रहे थे। तुम जैसी घटिया लड़की जो मेरे सामने बैठने की औकात नहीं रखती, उसको मैं अपनी बीवी मान लूंगा। ये खुद मेरे रूम में आई थी और मेरे पूछने पर इसने बोला भी था कि ये वही लड़की है जिसे मैंने बुलाया था। शी वॉज एंजॉइंग अ लॉट। इसे सिर्फ पैसा चाहिए, अगर पैसा नहीं चाहिए होता तो ये उस रात मेरे कमरे में होती ही नहीं। ब्लडी चीप गर्ल, शी इज जस्ट अ गोल्ड डिगर। उसने अपने होठों पर अपना हाथ रखा और जोर से चीख पड़ी, लेकिन हाथ की वजह से उसकी आवाज बाहर नहीं आई, लेकिन वो घुटी घुटी आवाज किसी का भी दिल कंपा देने वाली थी। उसकी सांसें घुटने लगी, लेकिन उसने अपने होठों से अपना हाथ नहीं उठाया और लगातार चीखती रही। उसकी आंखों से आंसू और भी ज्यादा तेजी से बह रहे थे और रो रो कर आंखें लाल होती जा रही थी। उसका पूरा चेहरा ही लाल होने लगा था। रोते हुए वो बोली, मैंने कुछ नहीं किया। मुझे न रही पता मैं उसे कमरे में कैसे गई। मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। मुझे खुद बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। उसकी आंखों के साथ साथ नाक और मुंह से भी पानी निकलने लगा था। वो सिसकते हुए बोली, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए। मैंने किसी को पैसों के लिए नहीं फंसाया। मैं सच में नहीं जानती मैं वहां पर कैसे पहुंची और मैंने वो सब कैसे। बोलते बोलते वो चुप हो गई और एक बार फिर से अपने होठों पर हाथ रखकर बहुत ही ज्यादा तेजी से रोने लगी।
राठौर मेंशन के पार्किंग एरिया में आकर एक गाड़ी रुकी और अग्नि उसमें से बाहर आकर राठौर मेंशन के अंदर आया। सीढ़ियों से होते हुए वो अपने कमरे आया और दरवाजा खोला। दरवाजा खुलते ही उसकी नज़र सामने बेड के पास नीचे जमीन पर बैठी हुई इश्क पर गई, जो दरवाजा खुलने की वजह से एकदम कांप गई थी। उसने जल्दी से अपने गालों से अपने आंसू साफ किए और कांपती हुई अपनी जगह से खड़ी हो गई। उसे यूं कांपते हुए और रोते हुए देखकर अग्नि के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई और वो उसके करीब आया। उसने इश्क के गाल पर अपना हाथ रखा और बोला, 0H एंग्री बर्ड, मुझे तो लगा तुम्हें सिर्फ लोगों पर हाथ उठाना आता है, लोगों पर इल्जाम लगाना आता है, लेकिन तुम्हें तो रोना भी आता है, डरना भी आता है। क्या मैंने तुम्हें डरा दिया? उसका हाथ अपने गाल पर महसूस कर इश्क ने अपना चेहरा साइड हटाना चाहा, लेकिन अब अग्नि ने उसकी गर्दन पर दूसरा हाथ रख दिया, जिससे दशक अपना चेहरा भी उससे दूर नहीं कर पाए। उसकी धड़कन तेजी से बढ़ी हुई थी और उसे बहुत ज्यादा डर लग रहा था। अम्नी उसके गालों पर आ रहे आंसू को अंगूठे से साफ करते हुए बोला, क्यों रो रही हो तुम? क्योंकि तुम्हारा पति सुहागरात पर तुम्हारे साथ नहीं है इसीलिए, और तुम मरे जा रही हो उसके करीब आने के लिए। जरूरत होगी ना, तुम्हारी भी कोई गलती नहीं, ये चीज ही ऐसी है, लत लग जाए तो आसानी से जाती नहीं है। बट डोंट वरी, अब मैं आ गया हूँ ना, अब तुम जो चाहेगी वह होगा। तुम्हें चाहिए हूँ ना, तो अब मैं हाजिर हूँ तुम्हारे सामने। और इस बार तो डील नो डील मैटर ही नहीं करती। एल एम ऑल योर्स एंड यू आर ऑल माइन। कहते हुए अगन्नी ने अपना चेहरा उस पर हल्का सा झुका दिया तो इश्क पीछे की तरफ होने लगी। उसे अन्नी में से बहुत ज्यादा शराब की स्मेल आ रही थी, जो उसके लिए बर्दाश्त करना मुश्किल हो रही थी। उसकी सांसें घटने लगी। अग्नि ने उसके सिर के पीछे अपना हाथ रखा और उसके चेहरे को देखते हुए बोला, क्या हुआ एंग्री बर्ड, मुझ पर गुस्सा आ रहा है तुम्हें कि मैंने तुमसे इतना इंतजार क्यों करवाया? सॉरी ना बेबी, आइंदा ऐसी गलती नहीं करूँगा, क्योंकि मैं जानता हूँ मेरी बीवी अपनी ज़रूरतों पर कंट्रोल नहीं कर पाती। देखा था मैंने तुम्हें तड़पते हुए जब मैं तुम्हारे साथ था, तुम किस तरह से बस मुझे पा लेना चाहती थी। बोलते हुए उसने अपने दूसरे हाथ से इश्क के गाल को उंगलियों से दबाया। इश्क के लिए बोलना भी मुश्किल हो रहा था, लेकिन फिर भी वो कोशिश करते हुए बोली, देखिए आपको बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। अब जैसा सोच रहे हैं वैसा बिल्कुल नहीं है। मैं वहां पर खुद नहीं आई। एच एंग्री बर्ड, मैंने कब कहा तुम वहां पर खुद आई? मैं तो एक्सेप्ट कर रहा हूं कि मैंने महम बुलाया था, लेकिन अब तो ये आने बुलाने की कोई टेंशन ही नहीं होगी। तुम जब चाहो तब हम कंटिन्यू कर सकते हैं, चाहे दिन हो या रात। यू नो व्हेन यू नीड मी आई विल बी देयर फॉर यू, अग्नि ने कहा। उसकी उंगलियों लगातार अपना दबाव बनाए हुए थी। इश्क खुद को उस छुड़वाने की कोशिश करते हुए बोली, आपने ड्रिंक की हुई है इसलिए आप होश में नहीं है। मैं कल आपको। अब अग्नि ने उसके चेहरे से अपना हाथ हटाया और बोला, अच्छा तो तुम इसलिए डर रही हो क्योंकि मैंने ड्रिंक की हुई है? ओ एंग्री बर्ड, तुम्हारा डर मैं अभी खत्म कर देता हूँ। बोलते हुए अग्नि के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई और वो इश्क से थोड़ा पीछे हट गया। दशक अपने गालों को सहलाने लगी क्योंकि उसे बहुत ज्यादा रद्द हो रहा था। उसकी हैरानी भरी नजरें अग्नि पर थीं। 27 अग्रेसिव अग्नि। अभी वो अग्नि की तरफ देख रही थी कि अग्नि ने उसका हाथ पकड़ा और उसे दरवाजे की तरफ लेकर बढ़ गया। इश्क एकदम हैरान रह गई। वो अग्नि के पकड़े हुए अपने हाथ को दूसरे हाथ से पकड़ते हुए, क्योंकि उसका हाथ जिस तरह से अग्नि ने पकड़ा हुआ था उसे दर्द हो रहा था। उसने अपने हाथ को छुड़वाने की कोशिश की, लेकिन अन्नी का हाथ जैसे हाथ नहीं, लोहे की जंजीर थी जिससे खुद को छुड़वा पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था। वो अम्नी को देखते हुए बोली, छोड़िए मुझे दर्द हो रहा है। उसकी बात सुनकर अन्नी रुक गया और उसके हाथ की तरफ देखते हुए बोला, 0H सॉरी एंग्री बर्ड, तुम्हें दर्द हो रहा है? बोलते हुए वो उसके हाथ की तरफ देख रहा था और उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बिल्कुल नॉर्मल थे, लेकिन अचानक ही वो एक्सप्रेशन एकदम से थोड़े खतरनाक हो गए। वो अपनी इंटेंस नज़रों से इश्क के चेहरे की तरफ देखते हुए बोला, अभी तो मैंने तुम्हें दर्द दिया ही नहीं और तुमने हार मान ली, लेकिन तुम्हारे हार मानने से ये दर्द बंद नहीं होगा। ये तब तक यूं ही बढ़ता जाएगा जब तक तुम्हारे दर्द को देखकर मुझे सुकून नहीं मिल जाता। बोलते हुए उसने उसका हाथ और भी ज्यादा कसकर पकड़ और उसे लेकर कमरे से बाहर आ गया। इस वक्त वहां हाल में कोई भी नहीं था, सब अपने कमरे में सो रहे थे, इसलिए किसी को ना ही अग्नि के आने के बारे में पता चला और ना ही इश्क को ले जाते हुए किसी ने
देखा, हाल में आने के बाद इश्क का बोलना भी थोड़ा धीमा हो चुका था क्योंकि वो किसी को परेशान नहीं करना चाहती थी, और उसका गला रो रो कर इतना ज्यादा बैठ चुका था कि अगर वो कुछ बोलने की कोशिश भी करती तो शायद उसकी आवाज बस उस हाल में ही दब कर रह जाती। अग्नि उसे खींचते हुए बाहर लेकर आया और फिर अपनी गाड़ी के पास लाकर छोड़ा। इश्क उसे अपनी बड़ी बड़ी नमी भरी आंखों से देखते हुए बोली, क्या कर रहे हैं आप क्यों मुझे इतनी तकलीफ दे रहे हैं? मैंने किया क्या है? मेरी गलती क्या है? अग्नि का चेहरा एकदम एक्सप्रेशनलेस था, लेकिन अब उसके चेहरे पर एक डेविल स्माइल आए और वो उसके थोड़ा करीब हुआ। उसे अपने करीब आते हुए देख इश्क पीछे कदम लेने लगी, लेकिन पीछे जगह थी ही नहीं। वो अपने पीछे खड़ी गाड़ी से जा लगी और उसे रुकते हुए देख अग्नि के चेहरे की वो डेविल स्माइल और भी ज्यादा लंबी हो गई। उसने अपने दोनों हाथ गाड़ी पर रखे और खुद इश्क पर झुकते हुए बोला, तुम मुझसे अपनी गलती पूछ रही हो? इश्क ने अपना चेहरा झुका लिया क्योंकि वो अग्नि के चेहरे की तरफ देख ही नहीं पा रही थी। ना तो वो उसकी लाल आंखों का सामना कर सकती थी और ना ही वो उस शराब स्मेल को बर्दाश्त कर पा रही थी जो अग्नि के मुंह में से आ रही थी। उसे यूं अपना सिर झुकाते देख अग्नि को और भी ज्यादा गुस्सा आया और उसने अपने गाड़ी पर रखे हुए दोनों हाथों को उठाया और जोर से दोबारा गाड़ी पर मारते हुए बोला, मैं सवाल का जवाब दो। बोलते हुए वो गुस्से से कांप रहा था। इश्क पहले ही उसे बहुत ज्यादा डरी हुई थी और अब तो उसके डर की भी इंतहा हो रही थी। अपनी जगह पर खड़ी वो कांप रही थी। अग्नि के इतने ज्यादा जोर से चिल्लाने पर उसने चेहरा उठाकर उसकी तरफ देखा और डरते हुए बोली, मुझे नहीं पता किसकी गलती। अब अग्नि ने अपनी आईब्रो उठाते हुए पूछा। इश्क चुप हो गई। अग्नि ने एक बार फिर से पूछा, तुम जानती हो मैं कौन हूँ? उसके जवाब पर इश्क पहले तो उसे सवालिया नजरों से देखती रही। अग्नि ने एक बार फिर से गुस्से से चिल्लाते हुए पूछा, क्या तुम जानती हो मैं कौन हूँ? इश्क ने डर से कांपते हुए जल्दी से अपना सर हाँ में हिलाया और अटक अटक कर बोली, अग्नि इक्वल्स सिंह राठौर। एग्जैक्टली। बोलते हुए अनी के चेहरे पर डेविल स्माइल थी। वो तिरछा मुस्कुराते हुए आगे बोला, तुम इतनी भी बेवकूफ नहीं हो जितना मैंने तुम्हें समझा, लेकिन इतनी भी चालाक नहीं हो जितना तुम खुद को समझती हो। अपनी गलती पूछ रही हो ना तुम तो एंग्री बर्ड। तुम्हारी कोई गलती नहीं है क्योंकि अग्नि सिंह राठौर से दुश्मनी मोल लेना गलती नहीं, गुनाह है। इसीलिए तुमने कोई गलती नहीं की बल्कि गुनाह किया है और अब तुम इस गुनाह की सजा भुगतोगी, वो भी हर पल, तिल तिल मरकर। एंड योजक चिन्ह, प्रॉमिस आई विल मेक योर लाइफ हेल एंड दैट मिशन स्टार्ट नाउ। बोलकर उसने इश्क की कलाई को अपने हाथ से पकड़ा और उसे घुमाते हुए गाड़ी से दूर किया। इश्क लड़खड़ा कर नीचे गिरने को हुई, लेकिन उससे पहले ही अग्नि ने दोबारा उसका हाथ पकड़ा और गाड़ी का दरवाजा खोलकर इश्क को लगभग धक्का देते हुए अंदर बिठा दिया। इश्क की आह निकल गई। उसकी हालत पहले ही ठीक नहीं थी और अब इस तरह तो उसकी हालत और भी ज्यादा बिगड़ती जा रही थी। अभी इश्क खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी। आगे जाकर ड्राइविंग सीट पर बैठा और बैठते ही उसने गाड़ी स्टार्ट कर दी और गाड़ी की स्पीड इतनी ज्यादा तेज थी कि इश्क अपनी जगह पर बैठी हिले जा रही थी। वो कभी इस तरफ गिरती तो कभी उस तरफ, और अग्नि की ड्राइविंग और भी ज्यादा रफ होती जा रही थी। इश्क कुछ बोलने को हुई, लेकिन जैसे ही उसने अपना मुंह खोला अग्नि ने झट से ब्रेक लगा दी, जिससे इश्क जाकर सीधा डैशबोर्ड पर गिरी। उसके गिरते ही अग्नि ने दोबारा गाड़ी स्टार्ट कर दी, जो इस बात का इशारा था कि अगर अब उसका मुंह खोला तो गाड़ी एक बार फिर से रुकेगी और इसी तरह रुकेगी। इश्क चुपचाप खुद को संभालती हुई वहीं पर बैठी रही। कुछ ही देर में उनकी गाड़ी एक फार्म हाउस के बाहर रुकी, जो बहुत ही ज्यादा सुनसान जगह पर बना हुआ था। सुनसान जगह में अग्नि के साथ होने पर इश्क को और भी ज्यादा डर लग रहा था। उसने अग्नि की तरफ देखा जो एक्सप्रेशनलेस होकर गाड़ी से बाहर निकला और दूसरी तरफ आकर इश्क की साइड का दरवाजा खोला। इश्क रिक्वेस्ट करती हुई नजरों से उसे देख रही थी। अग्नि ने एक बार फिर कसकर उसकी कलाई पकड़ी और उसे खींचकर बाहर निकाला। इश्क उसे देखते हुए सिसक कर बोली, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आपको जो भी कहना है आराम से कह दीजिए। मुझ पर गुस्सा करना है कर लीजिए, लेकिन आप मेरे साथ इस तरह से बर्ताव क्यों कर रहे हैं जैसे मैं एक इंसान नहीं एक जानवर हूँ? अग्नि जो उसे लेकर आगे की तरफ बढ़ चुका था उसकी बात सुनकर रुका और एक्सप्रेशन लेस चेहरा लिए उसे देखकर बोला, तुम्हें पता है मुझे जानवरों से कुछ ज्यादा लगाव नहीं, लेकिन तुम्हारी औकात
मेरे लिए जानवरों से भी कम है। बोलते हुए उसने एक बार फिर से इश्क को खींचना शुरू कर दिया और इश्क अपनी नम आंखों के साथ बस उसके साथ साथ चलती रही। ये फार्म हाउस वो फार्म हाउस नहीं था जहां पर अग्नि पहले भी आया था और इश्क भी आई थी। ये एक अलग फार्म हाउस था। अग्नि इश्क को लेकर अंदर आया और सीधा एक रूम में ले गया। रूम में अंदर जाकर अग्नि ने एक झटके से इश्क को छोड़ा और डेविल स्माइल के साथ उसे देखने लगा तो इश्क की सांस सूखने लगी। इतना तो वो जानती थी कि अन्नी उसके साथ जो भी करेगा वो सही नहीं होगा, और कल रात के बाद तो उसे और भी ज्यादा डर लग रहा था उसके लिए। वो सब सोचना भी बेहद मुश्किल था जो अग्नि और उसके बीच हो चुका था। वो खुद में ही सिमटना शुरू हो चुकी थी और उसे यूं देखकर अग्नि के चेहरे की डेविल स्माइल और भी ज्यादा बढ़ गई। वो उसके बिल्कुल करीब आया। इश्क बहुत ज्यादा डरने लगी थी। उसकी धड़कन बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। अन्नी उसके चेहरे पर हल्का सा झुककर बोला, तुम गलतफहमी में हो एंग्री बर्ड। तुम जो सोच रही हो वो हमारे बीच बिल्कुल नहीं होगा। उस दिन जो हमारे बीच हुआ दैट वॉज जस्ट अ मिस्टेक। और अन्नी सिंह राठौर गलती से भी कोई गलती नहीं दोहराता। बोलते हुए उसने अपनी शर्ट को थोड़ा सा ऊपर उठाया और 28 दैट इज ऑल आई वॉन्ट इश्क की तरफ देखते हुए अन्नी बोल रहा था। और अब उसने अपनी शर्ट को अपने हाथ में पकड़ा और अपने कमर में रखी हुई गन निकाली। उसकी कमर में गन देखकर ही इश्क की आंखें बड़ी हो गई और वो अपनी जगह पर खड़ी सुन रह गई। आज उसने पहली बार जिंदगी में हथियार को अपनी आंखों के सामने देखा था, वरना आज तक सिर्फ उसने इन सब चीजों के बारे में सुना था। वो बुरी तरह से कांप रही थी और उसे कांपते हुए देखकर अग्नि के दिल मन जलती हुई अग्नि को थोड़ा ठंडक मिल रहा था, लेकिन ये ठंडक काफी नहीं थी। वो गन उसके हाथ में देखकर इश्क कांपते हुए बोली, आप के पास ये क्या क्या कर रहे आप मुझे जान से प्लीज मुझे मत मारिए। इश्क हकलाते हुए बोल रही थी। अग्नि के सामने उसकी जुबान चलना तो दूर, अब उसके होंठ भी ढंग से नहीं खुल रहे थे। अग्नि ने वह गन उसके चेहरे के बिल्कुल करीब की और उसे देखते हुए बोला, तुम्हारी इतनी औकात नहीं कि इसे मैं तुम पर चलाऊं। इससे मरने के लिए भी कुछ दम होना चाहिए, लेकिन तुम जैसी लड़की जो खुद को ही हथियार बना ले, उस पर मेरे हथियार भी नहीं चलते। अब इश्क उसकी बातें सुनकर और भी ज्यादा हैरान हुई। उसकी पलक तक नहीं झपक रही थी। अगर अग्नि उसे मारना नहीं चाहता तो अब वो क्या करेगा, ये सोच सोचकर उसकी जान निकले जा रही थी। तभी अग्नि उसके सामने से हटा और उसके पीछे की तरफ जाने लगा। इश्क भी उसके साथ साथ ही घूमी तो अग्नि ने उसकी कमर पर अपना हाथ रखा। एक पल के लिए इश्क पूरी कांप उठी। अन्नी को भी अपने हाथ में एक कट सा महसूस हुआ, लेकिन फिलहाल दिल और दिमाग दोनों एक भट्टी की तरह तप रहे थे, और जब आग लगी हो तो बिजली का क्या काम। उसे कमर से पकड़कर अग्नि ने बिल्कुल सीधा खड़ा किया और खुद उसके पीछे खड़ा हो गया। इश्क अभी भी बुरी तरह से कांप रही थी। भले ही इश्क आश्रम में पली बड़ी थी या फिर उसे ज्यादा चुस्त चालाकी नहीं आती थी, लेकिन आज तक उसने हर मुश्किल का डटकर सामना किया था। कभी किसी के सामने हारती नहीं थी। अगर कोई उसे गलत बोलता तो वो हमेशा पलट कर जवाब देती थी। इसीलिए जब अन्नी की लड़ाई उस कैब ड्राइवर के साथ हुई थी तो उसने अग्नि को भी जवाब दिया था, लेकिन जब खुद अग्नि ने उसे पर इल्जाम लगाने शुरू किए और उसके साथ वो सब हुआ तो उसकी सारी हिम्मत टूट चुकी थी। अन्नी और उसके बीच जो कुछ भी हुआ उसका मेंटली ट्रॉमा इतना ज्यादा हो गया था कि अब अग्नि का सामना करने की हिम्मत उसमें बिल्कुल नहीं थी। अग्नि ने उसके बालों को हल्का सा पीछे किया तो उसकी गोरी गर्दन अग्नि के सामने थी, लेकिन अग्नि की नज़र उसकी गर्दन पर गई ही नहीं। उसकी आंखों और उसके दिमाग में तो जैसे कुछ और ही चल रहा था। वो अपने होठों को उसके कान के पास लेकर आया और एकदम कोल्ड वॉइस में बोला, तुम्हें मुझसे डर लग रहा है ना एंग्री बर्ड। उसका सवाल सुनकर और उसके होठों से निकलती हुई गर्म सांसों को अपने कान के पास महसूस कर इश्क का बुरा हाल हो रहा था। उसने अपनी मुआई कस ली। अब अग्नि ने अपने होंठ उसके और भी ज्यादा पास किए, जिससे उसके होंठ हल्के हल्के इश्क की गर्दन को छू रहे थे। इश्क की सांसें तेजी से बढ़ने लगी और वो गहरी गहरी शोर मचाती हुई सांसें अन्नी को भी सुनाई देने लगी, जिससे उसके चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। अन्नी ने उसकी पीठ पर रखा हुआ अपना हाथ हल्का सा दबाया और बोला, बोलो ना एंग्री बर्ड, तुम्हें मुझसे डर लगता है क्या। अन्नी ने जैसे ही उसकी पीठ को दबाया, इश्क अपनी जगह से थोड़ी हिल गई। वो जल्दी से बोली, आप प्लीज मेरी एक बार बात सुन लीजिए, मेरी कोई गलती नहीं है।
गलत तो आपने मेरे साथ किया है। उसका जवाब सुनकर अग्नि की आंखें बड़ी हो गई। उसने अपने हाथों मन पड़ी हुई गन इश्क की गर्दन के पास रखी और बोला, ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है एंग्री बर्ड, मैं तो तुमसे ये पूछ रहा हूँ कि क्या तुम्हें मुझसे डर लगता है या नहीं। बोलते हुए वो लगातार उसे गन को उसकी गर्दन पर रगड़ रहा था। तो ऐसे में तो किसी को भी डर लगे तो इश्क क्या ही चीज थी। उसने जल्दी से अपना सर हाँ में हिलाया और बोली, हाँ, मुझे आपसे डर लगता है, बहुत डर लगता है। अग्नि ने जल्दी से गन उसकी गर्दन से हटा ली और बोला, सॉरी एंग्री बर्ड, मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता था, लेकिन क्या करूं, तुम जैसी लड़कियां सीधे सीधे मुद्दे पर नहीं आती तो मुद्दा ही घुमाना पड़ता है। तो अब बात बिल्कुल क्लियर है कि तुम्हें मुझसे डर लगता है, और वो भी थोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा डर लगता है। तो अब तुम्हारे इस डर को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करना चाहता है। डर खत्म होने की बजाय इश्क के अंदर अग्नि को लेकर डर और ज्यादा बढ़ता जा रहा था। जैसे वो उसके साथ बिहेव कर रहा था उसे नॉर्मल बिल्कुल नहीं लग रहा था। और आज सुबह से उसने जितने रूप अग्नि के देखे थे, हर एक रूप डरावना था। अग्नि मुस्कुराया और उसकी पीठ पर अपनी पकड़ को कसते हुए बोला, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कि मेरी बीवी मुझ से डरे, इसलिए तुम्हारे अंदर के डर को खत्म करना पड़ेगा। बोलते हुए उसने अपना हाथ उसकी कमर से हटा लिया और फिर उसके हाथ को अपने हाथ में जकड़ लिया। इश्क की हालत ऐसी थी जैसे उसने अपनी सांस भी रोक रखी हो। अग्नि के हाथ में उसका हाथ था और उसका हाथ बुरी तरह से कांप रहा था, जिससे अग्नि ने उसके हाथ को और भी ज्यादा कस लिया था। अब इश्क का हाथ दर्द होने लगा। अपने गन वाले हाथ को भी अग्नि ने इश्क के दूसरे हाथ पर रखा। उस गन को अपने हाथ पर महसूस कर इश्क का डर और भी ज्यादा बढ़ चुका था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और वो रोते हुए बोली, प्लीज प्लीज मुझे यहाँ से जाने दीजिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मैं आज के बाद कभी आपके सामने नहीं आऊंगी। आप चाहते हैं मैं यहाँ से चली जाऊं तो मैं यहाँ से बहुत दूर चली जाऊंगी। मेरा यकीन कीजिए, प्लीज मुझे यहाँ से जाने दीजिए। वो गिड़गिड़ाते हुए बोल रही थी, लेकिन अग्नि के इरादे उसके गिड़गिड़ाने से बदलने नहीं वाले थे। अब इश्क के दोनों हाथ अग्नि के हाथों में थे और उनके बीचों बीच अग्नि की गन थी और उसके ट्रिगर पर इश्क की उंगली थी। उसके दोनों हाथ बुरी तरह कांप रहे थे, लेकिन अन्नी ने उसके हाथों को कसकर पकड़ हुआ था, जिससे उसके हाथों में बेइंतहा दर्द हो रहा था। और ऊपर से वो इतनी भारी गन उससे संभाली भी नहीं जा रही थी, और वो गन उसे बहुत बुरी तरह से लग भी रही थी। इश्क फिर से गिड़गिड़ाते हुए बोली, देखिए प्लीज, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे छोड़ दीजिए। मैं मानती हूँ मुझसे गलती हुई है, आपसे कोई गलती नहीं हुई। मैं माफी मांगती हूँ आपसे, लेकिन मुझे यहाँ से जाने दीजिए प्लीज। मैं आइंदा नहीं आपसे कुछ कहूंगी, ना ही कभी आपके सामने आऊंगी। अग्नि एकदम कोल्ड वॉइस में बोला, नो एंग्री बर्ड, नो। अब तो तुम मेरी बीवी हो, अब तुम्हें मैं कैसे छोड़ सकता हूँ। अब तो हमारा जन्मों जन्मों का साथ है ना, इसीलिए तो मैं ये से कुछ कर रहा हूँ ताकि हम दोनों एक साथ रह सके। तुम्हें भी पता चलना चाहिए कि तुम्हारा पति आखिर है क्या। बोलते हुए वो अपने होंठ एक बार फिर से उसके कान के पास ले आया और बड़ी ही धीमे लेकिन गहरी आवाज में बोला, ही इज अ फायर। बोलकर अन्नी ने ट्रे पर रखी हुई उसकी उंगली को दबा दिया, जिससे वहां फायर हुआ और सामने रखा एक बेहद खूबसूरत कांच का वास एक पल में टूट गया। इश्क चीख उठी, लेकिन उस फायर की आवाज के सामने वो आवाज कुछ भी नहीं थी। गन के आगे से धुआं उठा और इश्क के हाथ एक झटके से पीछे हुए। उसने पहली बार फायर किया था तो उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था, और अग्नि ने भी उसके हाथों को ढीला नहीं छोड़ा, जिसकी वजह से इश्क के हाथ भी जख्मी हो गए। फायर करने के बाद भी अग्नि ने उसके हाथों से हाथ नहीं हटाए और गन को दूसरी तरफ घुमा दिया और एक एक कर लगातार फायर करने लगा। कभी रूम में लगी हुई बड़ी सी एलईडी टूटकर गिरी तो कभी ड्रेसिंग का कांच चकनाचूर हुआ, कभी कांच की खिड़कियां टूटी तो कभी टेबल पर रखा हुआ बेशकीमती कांच। उस कमरे में जितना भी कांच था सारा टूटकर चकनाचूर हो चुका था, और उनसे भी ज्यादा बदतर हालात थी इश्क के हाथों की, जो बुरी तरह से जल रहे थे। और इश्क लगातार दर्द से कराहत रही थी, लेकिन अग्नि के दिल में रत्ती भर तरस नहीं आया। इश्क की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे और अन्नी के चेहरे पर डेविल स्माइल थी। अब अग्नि ने उसके हाथों से अपने हाथ हटाए तो इश्क के कांपते हुए हाथों से वो गन नीचे जमीन पर गिरी और इश्क रोते हुए अपने हाथों की तरफ देखने लगी।
वो अभी भी बुरी तरह से दर्द से तड़प रही थी। उसके पूरे हाथों पर बड़े बड़े घाव हो चुके थे, खून के जख्म और फटा हुआ मांस साफ दिखाई दे रहा था। वो दर्द से कराहते हुए नीचे गिर गई और अग्नि कुछ पल उसे देखता रहा। वो भी पैरों के बाल नीचे जमीन पर बैठा और सार्कास्टिक वे में बोला, अब तुम्हें मुझसे कभी डर नहीं लगेगा एंग्री बर्ड, या यूं कहो कि अब तुम्हें मुझसे सिर्फ और सिर्फ डर लगेगा। एंड दैट इज ऑल आई वॉन्ट। बोलकर उसका चेहरा एकदम एक्सप्रेशन लेस हो गया और वो अपनी जगह से उठकर कमरे से बाहर चला गया। उसके जाने के बाद इश्क जोर से चीखी और अपने हाथों की तरफ देखते हुए और भी ज्यादा रोने लगी। 29 काउंटर सूर्या और अग्नि का इश्क को वहां पर रोते और दर्द से बिलखते हुए छोड़कर अग्नि कमरे बाहर चला गया था। उसके जाने के बाद इश्क अपने हाथों की तरफ देख रही थी जो बुरी तरह से जख्मी हो चुक थे। उसका दर्द लगातार बढ़ता जा रहा था और अब आंसू बंद हो रहे थे क्योंकि आंखों में भी रोने की हिम्मत नहीं बची थी। धीरे धीरे उसकी आंखें भी बंद होती जा रही थी और वो वहीं जमीन पर एक तरफ गिरी और बेहोश हो गई। अग्नि बाहर आया और अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से निकल गया। इस वक्त उसका चेहरा बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस था। उसकी गाड़ी सड़क पर दौड़ रही थी लेकिन उसे जाना कहीं भी नहीं था। कुछ देर बाद उसने अपनी गाड़ी रोकी और गाड़ी से बाहर आया। आकर वह बोनट से टिककर खड़ा हो गया और सिगरेट पीने लगा। एक सिगरेट खत्म होती तो वो दूसरी जला लेता, दूसरी खत्म होती तो तीसरी जला लेता। ऐसे ना जाने कितनी ही सिगरेट वो पी चुका था और अब उसके पास सिगरेट भी खत्म हो चुकी थी। उसने सिगरेट की खाली डिब्बी वहीं जमीन पर फेंकी और वापस गाड़ी में बैठा। गाड़ी में बैठकर उसने एक लंबी सांस ली और गाड़ी स्टार्ट की। स्पेस क्लब। कुछ देर बाद उसकी गाड़ी एक क्लब के बाहर आकर रुकी। उसने अपनी पॉकेट में से अपना फोन निकाला और किसी को एक मैसेज किया। रिप्लाई आने पर उसने फोन वापस अपनी पॉकेट में डाला और गाड़ी से बाहर आकर क्लब के अंदर आ गया। अंदर आकर वो एक काउंटर पर बैठा और ड्रिंक करने लगा। कुछ देर बाद ही एक लड़की उसके सामने आकर बैठी और अग्नि को देखने लगी। आंखों ही आंखों में उन्होंने एक दूसरे को इशारा किया और अग्नि ने ड्रिंक का गिलास उसकी तरफ बढ़ा दिया। वो लड़की ड्रिंक का गिलास उठाते हुए बोली, अगर किसी इंसान से उसकी पहचान छीन ली जाए तो वो इंसान किसी लायक नहीं रहता। अन्नी एक्सप्रेशनलेस होकर बोला, अग्नि सिंह राठौड़ को किसी पहचान की जरूरत नहीं। वो लड़की मुस्कुराए और बोली, लेकिन तुम्हारी दुनिया में अन्नी सिंह राठौड़ कुछ भी नहीं। फायर की दुनिया फायर का इंतजार कर रही है लेकिन फिर उसे दुनिया में तब तक नहीं आ सकता जब तक बॉस ना चाहे। अन्नी व्यंग से मुस्कुराया और उस लड़की की तरफ देखते हुए बोला, लगता है तुम्हारी जान प्यारी नहीं है। वो लड़की अपनी ड्रिंक खत्म कर अपनी जगह से उठी और अन्नी की तरफ देखकर बोली, अगर तुम्हें मुझे मारना होता तो मैं जहाँ थी वहाँ आकर भी मार देते हैं। मुझे यहाँ बुलाने की तकलीफ तुम नहीं उठाते। एनीवेज तुम्हारे एक कॉल पर मैं कहीं भी आ सकती हूँ लेकिन मैं तब तक तुम्हारा हर एक काम करूँगी जब तक बॉस का ऑर्डर होगा। बॉस का ऑर्डर खत्म, मेरे लिए तुम्हारी पहचान खत्म, फिर बेशक तुम मुझे मार देना। बोलकर वो मुस्कुराए और वहां से चली गई। उसके जाने के बाद अन्नी ने अपने हाथों में पकड़ा हुआ ड्रिंक का गिलास देखा। सुबह के 4 बजे हुए थे इसलिए उस क्लब में सिर्फ 2-4 लोग थे। अन्नी ने गुस्से से कांपते हुए अपने हाथ में पकड़े गिलास को जोर से दबाया तो वो गिलास टूट गया और कांच पूरा अग्नि के हाथ में धंस गया। उसके हाथ से खून बह रहा था लेकिन उसे बिल्कुल भी तकलीफ नहीं हो रही थी। अभी भी उसकी आंखों में एक अलग ही दहशत थी। उसे आज शाम की बातें याद आ रही थी। अग्नि जब रूम में अपनी फाइल ढूंढ रहा था लेकिन उसे अपनी फाइल मिल नहीं रही थी तो वो राठौर मेंशन से निकल कर अपनी एक पर्सनल जगह पर गया जो उसने इंडिया आने से पहले ही रेडी करवा रखी थी। उस जगह पर वो अग्नि सिंह राठौर बनकर नहीं, फायर बनकर गया था। इंडिया में रहकर रशिया की हर एक एक्टिविटी वो वहीं से कर रहा था लेकिन वहां पर जाकर उसे एक बहुत बड़ा झटका मिला। रशिया में उसकी हर एक जगह को किसी ने कंट्रोल में कर लिया था, फिर चाहे वो उसके इलीगल कामों की जगह हो या उसका ब्लैक जोन जिसमें उसने ना जाने कितने ही लोगों को बंदी बनाकर रखा हुआ था। उसके रशिया के सारे इलीगल अकाउंट्स जिसमें अरबों की तादाद में पैसा था वो सब किसी और के कंट्रोल हो चुके थे। अगर साफ देखा जाए तो इस वक्त फायर से उसका सब कुछ छीन लिया गया था। उसके वो सिक्योरिटी लॉक जिनकी एक्सेस सिर्फ फायर के पास थी, अब फायर ही उन्हें अनलॉक नहीं कर पा रहा था। उसने अपनी हाथों में बंधी हुई घड़ी की तरफ देखा जिसमें 5
बचने वाले न। एक नैपकिन लेकर उसने अपने हाथ से बहता हुआ खून साफ किया और अपनी जगह से उठकर क्लब के बाहर आ गया। बाहर आकर वो गाड़ी में बैठा और गाड़ी स्टार्ट की। न जाने कब तक उसकी गाड़ी यूं ही सड़कों पर दौड़ती रही। उसे सुबह होने का इंतजार था। पूरी रात बीतने को थी लेकिन उसकी आंखों में नींद बिल्कुल भी नहीं थी। अगर कुछ उसकी आंखों में था तो वो थी एक जलती हुई आग जो न सिर्फ उसकी आंखों में बल्कि उसके दिल और दिमाग में भी जली हुई थी। सुबह का वक्त राठौर मेंशन। सांझ ने अग्नि के कमरे का दरवाजा नॉक किया लेकिन काफी देर दरवाजा नॉक करने पर भी दरवाजा नहीं खुला। तो उसने खुद ही दरवाजा खोलकर देखा और दरवाजा पहली बार में ही खुल गया। वो अंदर आई तो उसे कोई भी नजर नहीं आया। हर जगह चेक करने के बाद वो बाहर आए और बाहर आते ही उसे सूर्या दिखा जो अपने जिम एरिया में जा रहा था। उसे देखकर सूर्या वहां पर आया। सांझ उससे कुछ बोलने को हुई लेकिन उससे पहले ही सूर्या बोला, फिक्र करने की जरूरत नहीं है, दोनों फार्म हाउस में है और बिल्कुल ठीक है। उसकी बात सुनकर सांझ हैरान रह गई क्योंकि कल सूर्य ने उसे इस बारे में नहीं बताया और यह जानना कि दोनों फार्म हाउस में एक साथ है सांझ के लिए थोड़ा हैरानीजनक था। उसे इश्क की फिक्र हो रही थी क्योंकि अग्नि को संभालना बहुत मुश्किल होता था और इश्क तो वैसे भी बिल्कुल नाजुक सी थी। सूर्या अपने जिम एरिया में आया तभी उसका फोन वाइब्रेट हुआ। उसने अपने फोन की तरफ देखा तो उसके चेहरे पर एक रहस्यमय मुस्कुराहट आ गई। वो फोन की तरफ देखते हुए बोला, एक दिन भी इंतजार नहीं हुआ तुमसे। खैर जो होना है वो तो होकर ही रहेगा। बोलते हुए उसने अपना फोन अपनी पॉकेट में वापस डाल लिया और जिम एरिया से वापस अपने रूम में आ गया। रूम में आकर वो वॉशरूम में शॉवर लेने गया और जल्दी से तैयार होकर रूम से बाहर निकल गया। सौज जो उसे ब्रेकफास्ट के लिए बुलाने आ रही थी वो एकदम हैरान रह गई। अभी तक तो उसका जिम का वक्त ही नहीं खत्म हुआ था तो सूर्या ऐसे तैयार होकर कहाँ जा रहा था। उसने सूर्या से पूछने की कोशिश की लेकिन सूर्या के एक्सप्रेशन ही ऐसे थे कि सौंज कुछ बोल ही नहीं पाई। सूर्या राठौर मेंशन से बाहर आया और अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से निकल गया। कुछ ही देर में वो शहर से बाहर एक जगह पर पहुंचा। गाड़ी से बाहर निकलकर वो उसे जगह के अंदर आया जहां पर एक शख्स उसका बेसब्री से इंतजार कर रहा था। %। सूर्या के कदमों की आहट सुनकर वहां किंग साइज चेयर पर बैठे शख्स ने नजरें उठाकर सूर्य की तरफ देखा। वो शख्स कोई और नहीं अन्नी था। सूर्या उसे देखते हुए मुस्कुराया और बोला, उम्मीद नहीं थी मुझे सुबह इतनी जल्दी तुम यहाँ पर आओगे। अभी तो शायद तुम्हारी नींद भी पूरी नहीं हुई होगी। अग्नि अपनी जगह से उठा और सूर्या के बिल्कुल सामने आकर खड़ा हो गया। वो सूर्या की तरफ देखकर बोला, मुझे लगता है ये हमारी प्रोफेशनल जगह है तो यहाँ पर आपको मेरी पर्सनल चीजों को लाने की जरूरत नहीं है। Here you are my boss, so behave like a boss। उसकी बात सुनकर सूर्या हल्का सा हंसा और फिर जाकर उस चेयर पर बैठ गया जहां पर अग्नि बैठा था। अग्नि की लाल दहकती हुई आंखों में और भी ज्यादा लाली छाने लगी। सूर्या उसे देखते हुए बोला, पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ कभी मिक्स नहीं करनी चाहिए। लेकिन सूर्या की दुनिया में कुछ भी हो सकता है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। अन्नी गुस्से से बोला, मुझे रशिया वापस जाना है। सूर्या मुस्कुराकर बोला, फिलहाल तुम्हें अपनी शादी पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। अग्नि का गुस्सा अब और भी ज्यादा फूट गया। वो चिल्लाते हुए बोला, शादी शादी शादी, आई जस्ट हेट दिस यू सी किंग। शादी, कांट यू अंडरस्टैंड, मैं यहाँ पर नहीं रह सकता और आप मुझे ब्लैकमेल नहीं कर सकते। डोंट यू डेयर टू डू दैट। बोलते हुए उसका चेहरा गुस्से से कांप रहा था। सूर्या अपनी जगह से खड़ा हुआ और उसके करीब आते हुए बोला, तुम्हें जहां जाना है तुम जा सकते हो लेकिन सिर्फ अग्नि बनकर। ना ही अग्नि सिंह राठौर की पहचान तुम्हारे साथ जाएगी और ना ही फायर की। बोलते हुए उसके चेहरे के एक्सप्रेशन काफी सख्त थे। अग्नि गुस्से से कांपता हुआ अभी भी उसे देख रहा था। 30 फूके ऑफ। सूर्या अपनी जगह से खड़ा हुआ और उसके करीब आते हुए बोला, तुम्हें जहां जाना है तुम जा सकते हो लेकिन सिर्फ अग्नि बनकर। ना ही अन्नी सिंह राठौर की पहचान तुम्हारे साथ जाएगी और ना ही फायर की। बोलते हुए उसके चेहरे के एक्सप्रेशन काफी सख्त थे। अन्नी गुस्से से कांपता हुआ अभी भी उसे देख रहा था। वो गुस्से से बोला, आपने मुझसे जो छीना है वो आपका नहीं मेरा है और आप मुझसे मेरा कुछ भी नहीं छीन सकते। उसकी बात सुनकर सूर्या के एक्सप्रेशन थोड़े नर्म हो गए और वो बड़े ही आराम से बोला, मैंने जब तुम्हें रशिया भेजा था तो तुम अग्नि थे, वहां जाकर तुम फायर बने और
तुमने जो भी किया उसमें तुम अकेले थे, लेकिन भूलो मत कि जब जब नूरे मेरी जरूरत पड़ी है तो मैं तुम्हारा साथ दिया है। पर फिर भी चलो मान भी लिया कि वो सब तुम्हारा अकेले का है, तो तुम्हां जन्म दिया है मैंने तुम पर, इतना तो हक बनता है। बोलते हुए उसकी आवाज थोड़ी गहरी हो गई थी। उसकी बात सुनकर अब अग्नि के चेहरे पर एक डेंजरस स्माइल आ गई। वो ज्यादातर मुस्कुराता नहीं था, लेकिन इस तरह की स्माइल उसके चेहरे पर कई बार आती थी, और ये तब आती थी जब कुछ खतरनाक उसके दिमाग में चल रहा हो। उसने अपनी कमर से गन निकाली। सूर्या ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे देखा। हालांकि वो जानता था कि अन्नी उसे हार्म नहीं कर सकता। इस दुनिया में सिर्फ 3 इंसान हैं जिन्हें अग्नि कभी अपने हाथों से हार्म नहीं कर सकता। वो है सूर्या, सांझ और अमायरा। इन तीनों के अलावा किसी को नुकसान पहुंचाते वक्त अन्नी के हाथ बिल्कुल नहीं कांपेंगे। सूर्या उसकी तरफ देख ही रहा था कि अग्नि ने वो गन सूर्या के हाथों में पकड़ाए और फिर उसके हाथों पर अपने हाथ रखते हुए वो गन अपने माथे पर रख दी। गन का निशान अब अग्नि के माथे पर था और सूर्या और अग्नि दोनों ही बेहद गहरी नजरों से एक दूसरे को देख रहे। अन्नी बिल्कुल एक्सप्रेशंस होकर बोला, जन्म दिया ना आपने मुझे, तो आई एम गिविंग यू अ चांस टू किल मी, अदरवाइज यू गोना रिग्रेट दैट। उसकी बात सुनकर सूर्या उसकी तरफ देखता ही रह गया। उसने ये बात बिल्कुल भी इमेजिन नहीं की थी। अग्नि एक बार फिर से बिल्कुल एक्सप्रेशंस होकर बोला, मार दीजिए मुझे और अपना एहसान खत्म कीजिए, क्योंकि अन्नी सिंह राठौर खुद पर कोई एहसान नहीं रखता, उसे हिसाब बराबर रखने की आदत है। सूर्या ने अपने हाथ नीचे करने चाहे, लेकिन अन्नी ने उसके हाथों पर पकड़ कस दी और सूर्या की आंखों देखते हुए बोला, सूर्या सिंह राठौर डर रहा है या औलाद के लिए प्यार दिल और दिमाग पर हावी हो रहा है? खैर, दोनों ही सूरतों में मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे जो करना है वो मैं कर रहूंगा। लेकिन आप एक बात समझ लीजिए कि आज तक अग्नि सिंह राठौर ने जो भी किया है अपनी मर्जी से किया है, और कोई भी उससे उसका फैसला नहीं बदलवा सकता। आप जो चाहते हैं वो मैं हरगिज नहीं करूंगा, क्योंकि अगर वो किया तो मैं सूर्या सिंह राठौर की परछाई बनूंगा, अन्नी सिंह राठौर नहीं। बोलकर उसने अपने हाथ सूर्या के हाथों से हटा लिए। सूर्या अभी भी अपनी गहरी नजरों से उसे देख रहा था। आग कुछ पल उसे यूं ही देखता रहा और फिर वहां से बाहर जाने के लिए दरवाजे की तरफ घूम गया, लेकिन फिर उसके कदम ठहर गए। सूर्या उसे जाते हुए देख बोला, सूर्या सिंह राठौर नहीं डरा, लेकिन लगता है अग्नि सिंह राठौर डर गया। एक शादी से डर गया, एक रिश्ते से डर गया, या यूं कहूं कि एक लड़की से डर गया। अब अग्नि ने पलटकर उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में हैरानी थी और चेहरे पर व्यंग भरी मुस्कुराहट। वो वापस सूर्या के सामने आया और बोला, डर इंसानों को लगता है और अग्नि सिंह राठौर इंसान नहीं जानवर है। सूर्या उसका जवाब सुनकर मुस्कुराया और बोला, आग भले जितनी मर्जी तेज हो, लेकिन उसे ठंडा होना ही पड़ता है। अब हंसने की बड़ी अग्नि की थी। वो कुछ देर यूं ही हंसता रहा और गहरी आंखों से सूर्या को देखते हुए बहुत ही सख्त आवाज में बोला, इस अग्नि को कोई शांत नहीं कर सकता, और अगर आपको ऐसा लगता है तो आपकी गलतफहमी है, और अब मैं आपकी गलतफहमी जरूर दूर करूंगा। जस्ट वेट फॉर मी। बोलकर अग्नि कुछ पल सूर्या को देखता रहा और फिर वहां से चला गया। उसके जाने के बाद सूर्या के चेहरे पर एक मिस्टीरियस स्माइल थी। वो दरवाजे की तरफ देखते हुए बोला, जब कोई इंसान दूरी बना ले तो उसके करीब नहीं जाया जा सकता, लेकिन जब किस्मत करीब ले आए तो चाह कर भी दूरी नहीं बनाई जा सकती। उस जगह से बाहर निकलकर अग्नि वापस अपनी गाड़ी में बैठा और सबसे पहले उसने अपनी सिगरेट जलाई और उसे होठों में दबाकर गाड़ी स्टार्ट की। साथ साथ गाड़ी में सिगरेट का धुआं उड़ रहा था और साथ ही साथ अग्नि का दिमाग बहुत कुछ सोच रहा था। कुछ ही देर में वो फार्म हाउस के बाहर था। फार्म हाउस मन आते ही वो सीधा उस कमरे में आया जहां उसने कल इश्क को छोड़ा था। उसने दरवाजा खोला। इस वक्त वो बिल्कुल नॉर्मल था। उसने पूरे कमरे नजरें घुमाए, लेकिन उसे इश्क कहीं भी दिखाई नहीं दी। वो वापस बाहर जाने लगा, लेकिन तभी उसे किसी की गहरी गहरी सांसों की आवाज सुनाई दी। उसके कदम रुक गए और वो वापस कमरे के अंदर आया। इस वक्त उसके कदम धीरे धीरे चल रहे थे। बैग के पास आकर उसने देखा कि इश्क नीचे जमीन पर गिरी हुई थी और उसकी आंखें बंद थीं। उसका पूरा चेहरा पीला पड़ चुका था और हाथों पर जख्म साफ दिखाई दे रहे थे, लेकिन उसे यूं देखकर भी अग्नि के चेहरे के एक्सप्रेशन बिल्कुल नहीं बदले। उसका चेहरा अभी भी एकदम सख्त था। वो उसे देखते हुए बोला, हे यू एंग्री बर्ड, गेट अप। उसकी आवाज सुनकर भी इश्क ने अपनी आंखें नहीं खोली।
और यूं ही लेटी रही। अग्नि को अब उस पर गुस्सा आ रहा था। उसने उसके पैर को हल्का सा अपने पैर से मारा तो भी इश्क को कोई फर्क नहीं पड़ा। अब उसने पूरे कमरे में अपनी नजरें घुमाए और सामने ही टेबल पर उसे पानी का भरा हुआ जग दिखाई दिया। उसने उस जग को उठाया और इश्क के पास आकर पूरा पानी उस पर उड़ेल दिया तो भी इश्क को कोई फर्क नहीं पड़ा। अब अग्नि के चेहरे के एक्सप्रेशन हल्के से बदले। उसने गहरी सांस ली और उसे अपनी गोद में उठाकर बेड पर लिटाकर बोला, इतनी आसानी से तो मैं तुम्हें मरने भी नहीं दूंगा एंग्री बर्ड, बट तो तुम्हें बहुत कुछ देखना है। बोलते हुए उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बहुत ज्यादा खतरनाक और गुस्से से भरे हुए थे। उसने अपनी पॉकेट में से अपना फोन निकाला और पारस को जल्दी ही फार्म हाउस पर एक डॉक्टर लेकर आने को कहा। कुछ ही देर में फार्म हाउस में डॉक्टर आ चुके थे और इश्क का चेकअप कर रहे थे। सबसे पहली नज़र उनकी दश्त के हाथों पर ही गई और वो अग्नि की तरफ देखते हुए बोले, ये कैसे हुआ? तू ये बहुत ब्रूटल है और ये ऐसे कैसे हो सकता है? लगता है किसी ने उनके हाथों में गन। अभी वो बोल ही रहा था कि उसे अपने माथे पर भी गन महसूस हुई। उसने नजरें घुमाकर देखा तो अग्नि उसके चेहरे के एक तरफ माथे पर गन लगाकर खड़ा था। अग्नि एक्सप्रेशन लेस होकर उससे बोला, डॉक्टर को सिर्फ अपना काम करना चाहिए, उसका काम इलाज करना है, जासूसी करना नहीं। उसकी बात सुनकर और अपने माथे पर वो गन महसूस कर डॉक्टर बुरी तरह से कांपने लगा था। उसने अपना सर हाँ में हिलाया और जल्दी से इश्क का इलाज शुरू किया। उसने सबसे पहले उसका चेकअप किया। इश्क कमजोरी और ज्यादा दर्द की वजह से बेहोश हो गई थी। उसने पहले उसे कुछ इंजेक्शंस दिए और साथ ही साथ उसके हाथों पर भी दवाएं और पट्टी बांधी। अग्नि चुपचाप एक तरफ खड़ा डॉक्टर और इश्क को देखते हुए सिगरेट पी रहा था। डॉक्टर अपना काम खत्म करने के बाद उसकी तरफ देखते हुए बोला, अब आप इन्हें कुछ देर आराम करने कीजिएगा वरना इनकी तबीयत और भी ज्यादा खराब हो सकती है और इनके खाने पीने का खास ध्यान रखिएगा क्योंकि लगता है इन्होंने पिछले 2-3 दिनों से ढंग से नहीं खाया। तारानकन ऑफ। अग्नि एक्सप्रेशनलेस होकर बोला और डॉक्टर रोना सा मुंह लेकर वहां से चला गया। उसके जाने के बाद अनी ने पारस की तरफ देखा और बोला, दसे उठाकर मेरी गाड़ी में डालो। पारस ने हैरानी से अग्नि की तरफ देखा। अब तक उसे इतना तो पता चल ही चुका था कि अन्नी और इश्क की शादी हुई है। अग्नि शुरू से ही अपनी चीजों को लेकर बहुत ज्यादा पजेसिव था, इसलिए किसी को अपनी चीज को हाथ नहीं लगाने देता था। लेकिन यहाँ तो बात ही अलग थी। लेकिन फिर भी वो चुपचाप इश्क की तरफ बढ़ा और उसे अपनी गोद में उठाने को हुआ। लेकिन तभी अग्नि की आवाज वहां पर गूंजी, स्टॉप। आगे जारी। नेक्स्ट एपिसोड के लिए सब्सक्राइब करें।